हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार पोएम रिटन बाय एच टी कॉलरिज। ओके, बहुत ही फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोइट। ओके, तो बहुत ही शानदार तरीके से हम हमारा क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी, वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। आप सभी को ध्यान है, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं हमने कैलिडोस्कोप जो आपकी बुक है उसकी शॉर्ट स्टोरी सेक्शन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से मैंने आपको चैप्टर करवाए, देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, देन हमने नॉन फिक्शन जो आपका सेक्शन है वो करा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर। देन हमने जो आपकी ड्रामा है वो किए, उनके क्वेश्चन आंसर। अब हम पोइट्री सेक्शन कर रहे हैं, जल्दी इसको कंप्लीट करके हम हमारे राइटिंग सेक्शन और हमारे नॉवल पर आएंगे। ओके जी, तो और लिटरेरी टर्म्स जो आपके 6 मार्क्स का आता है वो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से करवा दिया है। अगर आप उसको देख लेते हैं और उनको राइट डाउन कर लेते हैं अपनी नोटबुक में, तो आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। बहुत अच्छे से मैटर प्रोवाइड करा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी की भी जो डिटेल्ड सिलेबस है हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बहुत अच्छे से। तो आप बेसिकली 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो और आपके ऑप्शनल इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश तो हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये चैनल। जैसे ही हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, देन मैं आपके डाउट्स पे सेपरेटली वीडियोस बनाऊंगा। ओके जी, हम प्रैक्टिस करेंगे खूब और टिल द बोर्ड एग्जाम तक आपके लिए बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड करूंगा आपको, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ओके, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पोएम है कौन सी, कुबला खान। कुबला खान, और इसका दूसरा नाम है जी ए विजन इन ए ड्रीम ए फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट यानी होता है टुकड़ा, भाग, हिस्सा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी बात सुनिए आप। एच टी कॉलरिज, कॉलरिज सैमुअल टेलर कॉलरिज इंग्लिश रोमांटिसिज्म के दूसरे मेन पोइट। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ, और उन्हीं के साथ उनके कोलैबोरेशन के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, ठीक है, एच टी कॉलरिज मिले 1797 में। इनकी दोनों ने साथ वर्क किया और उन्होंने लिरिकल बैलेट्स जो पोइट्री कलेक्शन है वो निकाला दोनों के। तो उस लिरिकल बैलेट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ और एच टी कॉलरिज दोनों की पोइट्रीज इंक्लूड है। ओके जी, तो ये बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, बहुत ही शानदार लिखते हैं और इंग्लिश लिटरेचर में मेन एक तरीके से जाने माने कवि हैं। और आपको देखो, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा कभी किसी दिन सेपरेटली एच टी कॉलरिज पर। ओके, तो बाकी सुपर नेचुरल पोइट भी कहलाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यार इतनी खतरनाक तरीके से इमेजिनेशन करते थे, इतने इमेजिन कर करके फैंसीज क्रिएट कर करके अपने माइंड में इतनी खतरनाक तरीके की इतनी नेक्स्ट लेवल पोएम्स लिखते थे ना जी ये, जिनको आप अभी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी आप जब आप कॉलेज में लिटरेचर पढ़ोगे देन आपको खूब सारी इनकी पोएम्स मिलेंगी आपके सिलेबस में। देन आप समझोगे कि यार क्या लिखा है इस आदमी ने, इस बंदे ने। ठीक है, तो ये वाली चीज है हिस्ट्री कॉलेज की, पढ़ने के बाद सब एकदम आदमी को वंडर फील करा दे कि यार इतना कोई व्यक्ति कैसे इस थॉट तक लिख सकता है, ये चीजें कैसे इमेजिन कर सकता है। बेसिकली आप देखोगे इनकी जो पोएम्स है उनमें आपको स्टोरी मिलेगी। आप आगे जाके पढ़ोगे, जैसे एक पोएम है क्रिस्टावेल, इसमें स्टोरी है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इसमें भी एक एंशिएंट मैरिनर जो नाविक होता है उसकी स्टोरी है। कुबला खान में आज आपको बताऊंगा ही। एंड बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये एक इनका एपिक वर्क, ये सॉरी इनका क्रिटिक वर्क है। इनमें ये एक क्रिटिसिज्म का वर्क है, एक आलोचना। ठीक है, ओके। An English poet, critic, philosopher, supernatural poet। देखो, wrote lyrical ballads with William Wordsworth, great romantic poet। अब देखो, रोमांटिसिज्म आया था इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में, जिसको आप रोमांटिक पीरियड के नाम से जानते हो, और दूसरा मेन नाम है उसका रोमांटिसिज्म। ठीक है, जिसमें नेचर के ऊपर खूब बातें हुई है, बहुत फेमस पोइट। तो फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोइट है कौन? एच टी कॉलरिज। ओके, पहला नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, देन सेकंड इनका आता है एच टी कॉलरिज। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोइट है। सेकंड जनरेशन के
रोमांटिक पोइट कौन से आपको ध्यान हो तो कीट्स, बायरन एंड शैले, ठीक है। कीट्स जॉन कीट्स, बायरन लॉर्ड बायरन एंड शैले पीबी शैले, ठीक है। ये सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट्स हैं। तो ये बहुत अलग तरीके की बातें, लिटरेचर के ये दूसरी हिस्ट्री की बातें हैं। तो मैं आपको बेसिकली एच.टी. कॉलरिज के बारे में बताना था, तो हमने इतना इंट्रोडक्शन एक बार काफी है। आगे जब आप लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा इनके बारे में। तो देखो कुबला खान क्या था भाई, कुबला खान व्यक्ति था जेंगिस खान का जो सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था। देखो कुबला खान वाज ए टायरेंट रूलर, एक टायरेंट व्यक्ति था, रूलर था, शासक था। देखो सक्सेसर ऑफ जेंगिस खान, ठीक है। देखो फाउंडेड द मंगोल डेस्टिनी इन चाइना इन द 13th सेंचुरी। जो मंगोल डेस्टिनी थी ना भाई 13th सेंचुरी में इसने फाउंड करी थी चाइना में, सीधी सी बात है। ओके, जेंगिस खान का ये सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था कुबला खान। तो एक तरीके से शासक था, राजा था, समझ लो, ठीक है। देखो अब ये जो पोयम है यार, ये इनकम्प्लीट पोयम है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बहुत ही नेक्स्ट लेवल पोयम है, बड़ी पोयम है, लेकिन वर्डिंग भी थोड़ी सी इस प्रकार की है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी यार। मैं बहुत अच्छे से आपको समझा के जाऊंगा ये पोयम, आपको इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा। ओके चलो, देखो 54 लाइन्स है इस पोयम में। और देखो दिस इज एन इनकम्प्लीट पोयम, पोइट सॉ ऑल दिस इन हिज ड्रीम। ये जो पोयम आप पढ़ोगे ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा कुबला खान, ये एक इनकम्प्लीट पोयम है जी। इसको कॉलरिज के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि मैं इसको पूरा नहीं कर पाया। अब पूरा ना करने का भी कारण क्या था, देखो मैं आपको एक बार ये स्पीडली बता देता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। देखो इन 1797 कॉलेज फेल इल, some medicines were prescribed from the effect of which he fell asleep in his chair while reading about Kubla Khan. Okay, in 3 hours of profound sleep, 3 घंटे की जो अच्छी नींद में के बाद he had a wonderful dream, अच्छा सपना देखा। On awaking he distinctly recollected its and began to write it down. सीधी सी बात आपको बताता हूँ। When he saw interrupted by some visitor by chance, ठीक है, the poem was thus remained incomplete। अब मेरी बात सुनो, देखो कॉलरिज लंबे देखो समय से अफीम होता है ना, उसका सेवन करते थे हमेशा, ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके काम आएगा। अफीम का सेवन करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बार देखो 1797 की बात है, कॉलरिज थोड़े से बीमार हो रखे थे, तो डॉक्टर ने कोई दवाई वगैरह दी होगी, वो ले ली। उसके बाद अफीम तो इनका सेवन करना इनका रेगुलर काम था, ठीक है। तो इन्होंने अफीम का भी सेवन करा था। वो अफीम के बाद इनको नींद आ गई भाई, सीधी सी बात। अब नींद उससे पहले ये अपनी चेयर पे बैठे हुए थे और किसी एक ट्रेवल बुक के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें कुबला खान का नाम भी आया, ठीक है। तो कुबला खान के बारे में पढ़ रहे थे, सीधी सी बात। तो फिर पढ़ते पढ़ते नींद आ गई इनको। अब नींद आ गई तो 3 घंटे शानदार तरीके से सोए। उठने के बाद उनको लगा कि भाई मैंने तो बहुत शानदार सपना देखा, इसको जल्दी से मैं पोएम में लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, समझ रहे हो आप। बहुत शानदार चीज देखी मैंने, तो जल्दी में कम से कम 500-700 लाइनें लिख दूंगा, समझ रहे हो, ये वाली चीज थी। लेकिन फिर बाद में जब उठे, फिर लिखना स्टार्ट करा ना इन्होंने, तो किसी विजिटर ने आके टोक दिया। कोई बाय चांस कोई विजिटर आ गया होगा, पॉडलॉक्स नाम था शायद, तो वो आके इनको रोक दिया। अब ये इंटरप्ट हो गए, रोक दिया बीच में, फिर बाद में रिकलेक्ट कर ही नहीं पाए चीजों को। तो ये इस वजह से बाद में जो कॉलरिज को आगे ये जो पोएम है याद नहीं है, इस वजह से ये पोएम इनकम्प्लीट रह गई। लेकिन इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस पोएम है। आगे जाके आपको इस पोएम का इंपॉर्टेंस पता चलेगा जब आप एच.टी. कॉलरिज आगे जब कॉलेज में पढ़ोगे, समझ में आ गया। तो ये अब हम सिर्फ ओवरव्यू बात कर रहे हैं इस पोएम का, ऊपर की चीजें हैं, बैकग्राउंड की चीज बताना जरूरी था। ये इसकी आपकी पोएम का बैकग्राउंड है कि इस तरीके से कॉलरिज को सपना आया और वो सपने को पोएम में कन्वर्ट कराया उन्होंने, सीधी सी बात है। लेकिन फिर किसी बाय चांस अफीम का सेवन करते ही थे अच्छे तरीके से, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी पोएम पर। आपकी पोएम है, आप देख लीजिए अच्छे से, मैं आपको वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा। बस मैं एक ही चीज चाहता हूँ, कॉलरिज बहुत अलग तरीके से बात करेंगे, आपके लिए बहुत अलग एक्सट्रीम लेवल का पोइट है ये, ठीक है। तो प्लीज कनेक्टिविटी बनाई रखिएगा और जैसे जैसे बता रहा हूं, जैसे समझा रहा हूं, प्लीज समझ लेना, ठीक है। स्टार्ट करें। ओके। इन ज़ेनाइडू डिड कुबला खान, देखो ज़ेनाइडू एक प्लेस है, जगह है जी, ओके।
ए इमेजिनरी प्लेस इन चाइना। ठीक है भाई, देखो इमेजिनरी प्लेस है ये भी, जेनेडू। ठीक है, डिड कुबला खान स्टेटली प्लीजर डोम डिक्री। भाई इन जेनेडू में, जेनेडू नाम की जगह पे कुबला खान ने आदेश दिया, डिक्री यानी होता है आदेश देना, कि भाई एक स्टेटली प्लीजर डोम बनाओ मेरे लिए। मतलब स्टेटली मतलब शाही, रॉयल, एक ओके रॉयल। भाई मेरे लिए एक रॉयल, स्टेटली, रॉयल, शाही प्लेजर, जो मुझे बहुत ज्यादा प्लेजर दे, आनंद दे, समझ रहे हो, डूम गुंबद, एक महल बनाओ मेरे लिए। ठीक है, डिक्री आदेश दिया। जेनेडू में कुबला खान ने आदेश दिया कि भाई मेरे लिए एक स्टेटली प्लीजर डोम बनाओ। डिक्री यानी आदेश देना, भाई मेरे लिए एक रॉयल प्लेजर, आराम देने वाला, आराम फरमाऊं मैं आराम से बैठ के उसमें, एक गुंबद, एक महल बनाओ मेरे लिए। ठीक है भाई, कहां से होगा वो, कहां होगा वो महल? वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रैन, जहां से जो एल्फ नाम की एक पवित्र नदी है वो बहती है। अब ये डूम कहां पर है, महल कहां पे है जी? जहां से एक एल्फ नाम की एक नदी है, एल्फ नाम की एक पवित्र नदी है, द सैक्रेड रिवर, एक पवित्र नदी है जो बहती है, जो बहती है। वो कहां से बहती है जी? थ्रू कैवान्स मिजरलेस टू मैन, भाई गुफाओं के बीच में से। और वो गुफाएं कैसी हैं? मिजरलेस, जिनको मिजर नहीं कर सकता मैन, जो मिजरलेस टू मैन, जो मनुष्य उसको मिजर नहीं कर सकता, माप नहीं सकता, ऐसी कैवर्न्स, ऐसी गुफाओं में से वो जो नदी है वो बहती है। ऐसे कोई टूम्ब बना रखा है अच्छा खासा, ओके, एक महल है, इसके सराउंडिंग ये ऐसे पहाड़ होंगे और ये एक एल्फ नदी है वो ऐसे बह रही है, समझ रहे हो? ये कोई महल बना रखा होगा अच्छा सा, ठीक है, इस तरीके से बना देंगे, गुंबद होता है ऊपर के महल का, समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से एक नदी बह रही है। और वो कैसे बह रही है जी? देखो, थ्रू कैवर्न्स, गुफाओं में से ऐसे बह रही है, मेजरलेस टू मैन, और वो गुफाएं मेजरलेस है, जिनको माप नहीं सकता, टू मैन, मनुष्य उनको माप नहीं सकता, डाउन टू ए सनलेस सी। और वो कहां जाके नीचे गिरती है, कहा? एक सनलेस सी। अब सनलेस सी क्या होता है भाई? वो यार थ्रू कैवर्न्स, भाई गुफाओं के जरिए ऐसे तरीके से बहती हुई इतनी नीचे जाके गिरती है जो जहां पे सनलेस सी है। अब सनलेस सी का मतलब क्या होता है जी? जहां पे सूर्य की किरण ही नहीं पहुंच पाती है। देखो, वेयर द रेज ऑफ सन डोंट रीच, मतलब एक्सट्रीमली डीप जगह पे जाके गिरती है। और अब इतनी गहराई में सूरज की रोशनी तो पड़ने से रही, रोशनी आने से रही, तो वो जो एल्फ नदी है वो गुफाओं में से होती हुई, और वो गुफाएं ऐसी है जिनको मनुष्य माप ही नहीं सकता, ओके, और फिर नीचे गिरती है जाती हुई, और वहां पे सन ही नहीं है, मतलब इतनी गहराई में जाके गिरती है जो सनलेस सी, ऐसे समुद्र में जाके गिरती है जो इतना गहरा है कि वहां पे सूर्य की किरण, जो सन की जो रेज है वो नहीं पहुंच पाती है। क्लियर? बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको आज अच्छे से समझ आ जाएगी। सो ट्वाइस 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round. अब सुनो, so twice 5 miles, अब देखो 5 miles, अब twice लगा दिया तो twice मतलब 2 गुना, 5 का 2 गुना कितना होता है? 10 miles, ठीक है? तो भाई क्या फर्टाइल, देखो वो जगह कहां पे है, ये जो जगह है ना वो इसके पास क्या है? बहुत ही शानदार फर्टाइल ग्राउंड है, उपजाऊ जगह है, जहां पे देखो उपजाऊ, फर्टाइल यानी होता है उपजाऊ, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उपजाऊ। देखो ड्राइंग मेरी ऐसी है तो मैं तो आपको थोड़ा सा एक इमेजिन करवा रहा हूं, आप खुद इमेजिन कर लीजिए, ठीक है? क्या भाई कि देखो, सो ट्वाइस फर्टाइल, देखो वहां पर क्या है, जहां से एल्फ नदी बह रही है, जहां पे जो महल बनाने का आदेश दिया ना कुबला खान ने, वो कह रहे हैं कि भाई वहां की जो जमीन है ना वो फर्टाइल ग्राउंड, बहुत ही उपजाऊ जमीन है। और वो कितनी जमीन है? 5 माइल्स, 5 माइल्स ट्वाइस, ट्वाइस 5 माइल्स मतलब 10 माइल्स की जमीन है।
और वो किससे ग्रिडल्ड है, सराउंडेड है, घिरी हुई है विद वॉल्स एंड टावर्स। जो नदी बह रही है, ओके, और महल बना हुआ है, और ये जो और एक अच्छा सा फर्टाइल ग्राउंड है, अच्छी सी जमीन है, मस्त पेड़ पौधे और ये चीजें उगी हुई हैं, ठीक है। चारों ओर से वॉल से घिरा हुआ, कोई भी महल है इसको चारों ओर से, मतलब इस तरीके से, ये किससे, यहाँ बड़ी बड़ी वॉल से घिरा हुआ है ये महल। नदी बह रही है, फर्टाइल ग्राउंड है, ओके, टावर्स हैं, बड़े बड़े खंबे हैं और दीवारें हैं, और फिर ये महल है। समझ रहे हो, एक तरीके से ये जो महल है उसको बड़ी बड़ी दीवारों ने, बड़े बड़े टावर्स ने कवर कर रखा है। जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम पे, जैसे महाराज वगैरह ये जो अपना महल बनवाते थे तो सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे, याद आ गया आपको? समझ रहे हो, तो वही वाली चीज है कि देखो 5 माइल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, वहां पे भाई 10 माइल्स का फर्टाइल ग्राउंड है, उपजाऊ जमीन है, और जो मेरा डोम है जी, मेरा जो महल है, और जो एल्फ नदी वहां से गुजर रही है भाई, ये जो कवर है विद वॉल्स एंड टावर्स, बड़ी बड़ी दीवारों से, टावर्स से, ग्रिडल्ड यानी होता है घिरा हुआ, सराउंडेड बाय, ठीक है। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद साइनस रिल्स, और वहां पे खूब सारे गार्डन्स हैं जो ब्राइट, बहुत ज्यादा रोशनी है, विद साइनस रिल्स। साइनस यानी होता है जी घुमावदार, मत, और वहां पे घुमावदार रिल्स है। रिल्स यानी होता है स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी नदियां हैं। वहां पर गार्डन्स हैं ब्राइट, वहां पे बहुत ज्यादा रोशनी है, साइनस रिल्स, वहां पे घुमावदार स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, स्मॉल नदियां बह रही हैं। साइनस घुमावदार, नदियां घुमावदार ऐसे होती है ना, इस तरीके से। तो वहां पे बहुत अच्छा गार्डन भी है, और ब्राइट, बहुत अच्छी रोशनी भी है, और साइनस रिल्स, घुमावदार स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, ओके, छोटी छोटी नदियां हैं। आगे चलते हैं। वेयर ब्लूसम्ड मैनी एन इंसेंस बियरिंग ट्री, वहां पे बहुत सारे फूलों से भरे हुए एरिया है, एंड मैनी एन इंसेंस बियरिंग ट्री, और वहां पे बहुत ही, इंसेंस यानी होता है खुशबूदार, ठीक है, बहुत ही अच्छे फ्रेग्रेंस करने वाले ट्रीज हैं। इसकी इमेजिनेशन है, सभी सपने में देखा है इन्होंने सबने, एसटी कॉलेज, और वो लिख रहे हैं कि भाई वहां पर है ना, मतलब जहां पे इनका डूम, ये महल बना रहे हैं, और फिर एल्फ नदी बह रही है, और गार्डन है अच्छा खासा, समझ रहे हो, छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रीम्स भी बह रही है, वो जो एरिया वो बड़ी बड़ी वॉल्स से, टावर से कवर्ड है। आगे सुनो, वहां पर भाई फूलों से भरी हुई एरिया है, बहुत ज्यादा फूल है, और क्या, इंसेंस बियरिंग ट्री, बहुत सारे खुशबूदार फ्रेग्रेंस वाले ट्रीज हैं भरे हुए। एंड हेयर वर फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल्स, और वहां के जो फॉरेस्ट है ना, उस एरिया के जहां पे मैं भाई मेरा डूम बना रहा हूं ना, मैं मेरा महल बना रहा हूं ना, उस वहां के एरिया के जो फॉरेस्ट है ना, वहां के जो जंगल है ना, वो उतने ही पुराने हैं जितने की पहाड़ पुराने होते हैं। अब आपको पता है पहाड़ कितने पुराने होते हैं, कितना समय लग जाता है पहाड़ों को बनने में, कितने कितने समय, कितना कितना डिकेड्स गुजर जाती हैं, तब जाके एक पहाड़ बढ़ता है। तो उसी तो बता रहे हैं कि भाई मैंने जो, वो तो वहां पे क्या, जो फॉरेस्ट है ना हमारे, वो फॉरेस्ट भी इतने पुराने हैं, फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल्स, इतने पुराने हैं जितने की पहाड़ पुराने होते हैं ना, उतने पुराने तो जंगल है हमारे वहां। ये बता रहे हैं कि जहां पे मैंने महल बनवाया, कुबला खान बोल रहा है, ठीक है। अब देखो, इनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और इनफोल्डिंग यानी लिखो चारों ओर, और चारों ओर वहां पे सनी स्पॉट्स, बहुत अच्छे तरीके से सूरज की किरणें आती हैं, और वो जो एरिया है वो ऑफ ग्रीनरी, बहुत अच्छे से ग्रीन है, हरा भरा है पेड़ों से। क्लियर, समझ में आ गया आपको? वो जो एरिया है वो पूरी तरीके से किससे, ग्रीनरी भरा हुआ है, सनी स्पॉट्स, मतलब बहुत अच्छे से सूरज की रोशनी भी आती है वहां पे, तो बहुत अच्छा। अब देखो आगे जाके, अब टोन चेंज होती है, अब वो क्या बात करेंगे, कनेक्ट रहिएगा। बट ओह द डीप रोमांटिक जैज़्म विच स्लैंटेड, भाई अब जो बोल रहे हैं, अब एल्फ, देखो हमको कनेक्ट करना है एल्फ नदी से। वो जो एल्फ सेक्रेड रिवर है ना, वो इस तरीके से बहती है, वो कहां से, देखो, जैज़्म मतलब गहरी दरारें, मीनिंग लिखो गहरी दरारें, स्लैंटेड
डाउन द ग्रीन हिल एथवार्ड इज हिडन कवर। अब देखो, अब वो जो एल्फ नदी है ना, वो इस तरीके से बह रही है कि दो इस तरीके से जगह है, मतलब दो इस तरीके की पोर्शन है, बड़ी बड़ी, बहुत बड़े बड़े एक दरारें हैं बड़ी बड़ी, उसके नीचे से एल्फ नदी बह रही है। और ये जो, और तिरछी रेखा में, ठीक है, तिरछी रेखा में जो एल्फ नदी है वो बह रही है। और ये, और देखो, डाउन द ग्रीन हिल, और वो जो बड़ा ग्रीन हिल है ना, उसके नीचे से एल्फ नदी जा रही है। प्लीज इमेजिन करो, प्लीज इमेजिन करो, जो कहना चाह रहा हूं कि भाई दो 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 हिल हैं अच्छी खासी बड़ी ग्रीन, उसके भी ऐसे नीचे से बहती हुई एल्फ नदी जा रही है चैज में। और वो जो देखो हिल है ना, उसके गहरी दरारें भी हैं उस, ओके, और देखो स्लैंटेड, और वो तिरछी रेखा में गुजर रही है डाउन द ग्रीन हिल। और जो उस ग्रीन हिल है ना, वो हरा पहाड़ है, उसके नीचे से एथवर्ड अक्रॉस ए सीडन कवर कवर। और देखो, और वहां पे वो जो हिल है ना, वो भरा, इधर इधर कौन से वृक्ष है, सीडन, एक तरीके से काइंड ऑफ ट्री, मतलब देवदार के वृक्ष भरे पड़े हुए हैं उस हिल पर। ओके, हिल पे कौन से, अक्रॉस ए सीडन, मतलब दोनों तरफ, अक्रॉस नहीं यार, पर मतलब दोनों तरफ सीडन के जो एक काइंड ऑफ ट्री लिख लो आप, और हिंदी में लिखना चाहो तो देवदार के वृक्ष भरे पड़े हैं उस पहाड़ी पर। और उस पहाड़ी के नीचे से तिरछे रूप में एल्फ नदी बह रही है। क्लियर हो गया? क्लियर। और ये जो लग रहा है ना, ये सारा देखो, और ये जो सब लग रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा रोमांटिक लग रहा है, ये सब बहुत ज्यादा रोमांटिक लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा शानदार, ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे मीनिंग है ब्यूटीफुल। ओके ओके, तो कह रहे हैं कि भाई डीप रोमांटिक जैज में विच स्लांटेड, ओके, डाउन द ग्रीन हिल एथवार्ड सीडन कवर। भाई दोनों पहाड़ियां भरी पड़ी हैं, सीडन एक काइंड ऑफ ट्री, ये देवदार के वृक्षों से बड़ी, और पहाड़ी पे दरारें भी हैं खूब सारी। ओके, और ग्रीन हिल है, वो हरा भरा हिल है, अच्छा खासी पहाड़ी है, और उस गहरी चाइज में यानी दरारें हैं, और स्लैंटेड तिरछी रेखा में, यहाँ पे देखो एल्फ नदी का वर्णन नहीं, लेकिन हमको खुद वो करना है, और तो इस तरीके से बह रही है। और ये जो दिख रहा है ना, ये दृश्य, ये बहुत ज्यादा रोमांटिक है, ब्यूटीफुल दिख रहा है। ओके, सैवेज प्लेस, और ये जो एरिया है ना, ये एक सैवेज प्लेस लग रहा है, एक हिंसक, एक वायलेंट, एक वाइल्ड, मतलब एक तरीके से यहाँ पे सैवेज यानी मीनिंग तो होता है, देखो आपको पता है, वाइल्ड, ओके, हिंसक, वायलेंट, लेकिन यहाँ पर सैवेज का मीनिंग एक तरीके से, मतलब एक तरीके से वंडरफुल चीज वाली। ये बहुत ही ज्यादा वंडरफुल प्लेस है, ओके, बहुत ही ज्यादा शानदार, एज होली एंड इंचेंटेड, और ये बहुत ज्यादा पवित्र है और इंचेंटेड, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मोहित, इंचेंटेड यानी लिख लो मोहित करने वाला, मतलब यार ये जो एरिया है ना, ये बहुत ज्यादा वंडरफुल दिख रहा है और पवित्र लग रहा है। एन्चेंटेड यानी होता है, देखो जादू, जादुई शक्तियां होती है ना, उस तरीके से। तो यहाँ एन्चेंटेड जादुई शक्तियां लग रहा है, जादुई, ये एरिया जादुई लग रहा है, सीधी सी बात। और मतलब जादुई से मीनिंग है मोहित करने वाला, यार ये हमको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है यार, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा एरिया है वो, समझ गए आप। चलो, As ever beneath a waning moon was haunted। और भाई क्या वो जो दरारें हैं वो हिल है, नीचे सेक्रेट रिवर बह रही है आपकी एल्फ, ठीक है। तो अब क्या, बीनीथ यानी होता है नीचे, क्या है बिलो, बीनीथ यानी होता है बिलो नीचे, लेकिन यहाँ पे है घटता हुआ, नीचे मीनिंग लिख लो बीनीथ के, घटता हुआ। वेनिंग मून, वेनिंग यानी क्या होता है, देखो एक डिम मून, मतलब अब यार पहाड़ इस तरीके से दोनों तरफ पहाड़ है, हिल है, नीचे से आप वो जो मून दिख रहा है ना, वो बहुत ज्यादा क्षीण, बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा हल्का दिख रहा है। वेनिंग यानी इस लोग क्षीण या फिर हल्का चंद्रमा, हल्का चंद्र। अब नीचे से वो जो चंद्रमा है ना, जो चांद है, वो बहुत ज्यादा हल्का दिख रहा है, और वॉज हंटेड। और ये भाई ये जो जगह है ना, ये बहुत डरावनी लग रही है भाई। अब यार एक चीज बताओ, इस तरीके से दरारें हैं दोनों तरफ, नीचे ऐसे रिवर बह रही है, थोड़ी सी जगह है, और उससे नीचे से देख रहे हो तो भाई वो ऊपर मून इतना हल्का सा दिख रहा है, मतलब डार्कनेस होगी अच्छी वाली। तो बहुत ज्यादा जो एरिया है ये डरावना भी लग रहा है। और वहां क्या है, एक वुमेन है बाय
वुमेन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर। अब वहां पर एक वुमेन है, एक औरत है जो वेलिंग यानी होता है लेमेंट, लेमेंट यानी क्राइंग, लेमेंट यानी, या सॉरी आप मीनिंग लिख लीजिए, लेमेंट लिख लो या क्राइंग लिख लो, आप लिखो वेलिंग यानी होता है क्राई, रोना। वहां पर एक वुमेन है, एक वुमेन है जो रो रही है फॉर हर डेमन लवर, अपने लवर के लिए। डेमन यानी होता है राक्षस, ओके। तो अपने वहां उस नीचे ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह पे एक वुमेन है, वो अपने वो जो राक्षस का अपना उसका जो लवर है वो एक राक्षस है, उसके लिए वो रो रही है नीचे जोर जोर से। डिसीट कर दिया होगा, धोखा दे दिया होगा इसके लवर ने, इसके लवर ने इसको धोखा दे दिया होगा। इस वजह से वो जो वुमेन है ऐसी जगह पे, मैंने बताया ना कैसी सेवेज प्लेस होली एंड एन्चेंटेड बीनीथ आवर वेनिंग मून एंड हंटेड। देखो ऐसी जगह पे, इतनी वैसी जगह पे एक वुमेन है, वो वेलिंग क्राई कर रही है, रो रही है अपने डेमन लवर के लिए। मतलब हो सकता है कि इनके जो लवर है उसने इसको धोखा दे दिया है और ये वहां पर ऐसी स्थिति में नीचे रो रही है जोर जोर से, ओके। तो ये है कॉलरिज की इमेजिनेशन। सोच रहे हो आपको कितने किस लेवल का इमेजिन कर रहे हैं ये, ओके। चलो एंड फ्रॉम द chasm with ceaseless turmoil seething। अब देखो, अब क्या आगे, इसको मैं दो लाइन, इसके आगे वाली लाइन भी सुनो। As if the earth in fast thick pants were breathing। अब सुनो, और वो जो रिवर है, एल्फ रिवर, वो इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से दरारों, चेस में यानी पता ना हमने दरारें, तो इस तरीके से दरारों में होती हुई बह रही है विद सीजलेस टर्मोइंग सीजिंग। अब देखो सीजलेस यानी वो लगातार, कंटिन्यूअसली बह रही है, सीजलेस यानी लिख लो कंटिन्यूअसली, लगातार। टर्मोइंग यानी होता है शोरगुल, बहुत ज्यादा शोरगुल करती हुई बह रही है। सीजिंग यानी होता है जी क्रोध से उबलना, और इस तरीके से बह रही है, उससे बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, और वो सीजिंग करती हुई हमको लग रहा है कि ये जो नदी है ना, ये बहुत ज्यादा क्रोध में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। और क्या होता है फिर, होता है एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीदिंग। मतलब और इस तरीके से लग रही है वो नदी बहती हुई कि भाई जो अर्थ है ना, अर्थ वो बहुत इन फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीदिंग, कि अपनी जो अर्थ है ना, अपनी पृथ्वी, फास्ट थिक पैंट्स, पैंट्स यानी होता हाफ ना, वो बहुत जोर से बह रही है ना, और इस तरीके से क्रोध में, इस तरीके से स्पीडली कंटिन्यूअसली, ओके। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हमारी अर्थ है ना, वो बहुत तेजी से गहरी गहरी आहें भर रही है, हाफ रही है। मतलब हम खूब तेज दौड़ते हैं, फिर हम हाफने लग जाते हैं ना, तो इस तरीके से प्रतीत हो रहा है, इस तरीके से लग रहा है कि वो जो, देखो वापिस सुना, तो इन दरारों में से होती हुई एल्फ नदी इस तरीके से जा रही है, सीजलेस कंटिन्यूअसली जा रही है, टर्मोइल शोर करते हुए जा रही है, सीजिंग क्रोध से उबलती हुई जा रही है, इतने क्रोध में जा रही है कि एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीदिंग। भाई ऐसा लग रहा है कि भाई जो अर्थ है ना, वो फास्ट फास्ट पैंट्स हाफ रही है, ब्रीदिंग यानी सांस लेना होता है, तो एक तरीके से जो अर्थ है इतनी तेज 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 हाफ रही है। सोचो, ये है कॉलरिज आपके। फिर बाद में क्या करते हैं, बाद में क्या होता है सुनो, ए माइटी फाउंटेन मोमेंटली वाज फोर्स्ड। इतने में ही एक फाउंटेन, यानी आप सबको पता है झरना होता है, इतने में ही झरना, एक जमीन से एक झरना मोमेंटली, एट दैट मोमेंट, उसी समय पे जमीन से, उस जो नदी बह रही है इतनी ही देर में जमीन से एक झरना ऊपर निकलता है, ओके। was forced amid those swift half intermittent burst। और भाई, और उस जमीन से, और देखो आगे सुनो, ह्यूज फ्रेगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रीबाउंडिंग हेल। अब सुनना, ये तीनों लाइनें हम साथ पढ़ते हैं, ये अब सुनना मेरी बात। माइटी फाउंटेन, एक शक्तिशाली, माइटी ताकतवर, एक फाउंटेन झरना, मोमेंटली, एट दैट मोमेंट, उसी समय पे एक शक्तिशाली झरना निकला जोर से, और फिर उसकी जो स्विफ्ट है ना, उसकी जो गति है वो इस तरीके से हाफ इंटरमीडिएट बस्ट, और इस तरीके से इंटरमीडिएट होता है अनियमित, इरेगुलर, ठीक है। तो इस तरीके से लग रहा है ह्यूज फ्रेगमेंट्स, विशाल, फ्रेगमेंट्स यानी होते हैं टुकड़े, टुकड़े, ओके। तो अब सुनना मेरी बात, और वोल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हाइल। और भाई अब वो फाउंटेन निकला, अब फाउंटेन निकला तो खूब सारे रॉक्स, पत्थर, छोटे छोटे ह्यूज अब सुनो, फ्रेगमेंट्स, पत्थरों के टुकड़े उछल गए,
मोमेंटली वाज फोर्स्ड। तो भाई इसी तरीके से क्या हुआ, तो जो रॉक्स थे ना भाई वो एकदम से उछले। अब सुनो मेरी बात, एक फाउंटेन है, एक झरना है, वो एकदम से वाज फोर्स्ड, एकदम से भाई फोर्स हो गया, निकल गया। अब क्या होता है, उसकी जो गति थी स्विफ्ट, हाफ इंटरमीडिएट ब्रस्ट, और एकदम से फट गया भाई वो अनियमित रूप से, ठीक है। एक इंटरमीडिएट का मीनिंग है यहाँ पे अनियमित तरीके से, ठीक है। ह्यूज फ्रेगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हेल। अब भाई क्या होता है, ये होता है कि भाई, और उसके जो फ्रेगमेंट्स थे ना, उसके जो टुकड़े थे ना भाई, मैं आपको बताऊंगा एक बार, जो वॉल्टेड का मीनिंग लिख लो, अर्धवृत्ताकार, मतलब सर्किल के रूप में उछल रहे थे। रिबाउंडिंग यानी होता है वापस उछलना, हेल यानी होता है आपको पता है ओले होते हैं, ओके। अभी मैं आपको बताऊंगा। और चैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्रेल, चैफी ग्रेन यानी होता है भूसा युक्त अनाज, ठीक है। द बीनीथ द थ्रेशर्स, थ्रेशर यानी होता है वही अनाज अलग करने वाला, ओके। और फ्रेल मतलब मशीन या फिर लहराना। अब सुनो मेरी बात, फाउंटेन एकदम से ब्रस्ट हुआ, ठीक है। अब उसमें से ब्रस्ट होते ही वही खूब सारे जो रॉक्स है ना, छोटे छोटे टुकड़े में उछले, और ऐसे उछले कि वो अर्धवृत्ताकार सर्किल के रूप में उछले, सर्किल के रूप में उछले, मतलब सर्किल एक तरीके से उछलते उछलते ऐसे सर्किल का एक आकृति सी बन रही थी, सीधी सी बात, लाइक रिबाउंडिंग हेल। और देखो जैसे हेल होते हैं, ओले होते हैं, वो जमीन पे गिरने के बाद एक बार फिर उछलते हैं, तो उसी तरीके से ये भी रिबाउंडिंग हो रहे थे, एक बार जमीन पे गिरे फिर उछले वापिस, तो लाइक रिबाउंडिंग हेल। तो जैसे हेल होते हैं, ओले होते हैं, आपको पता है ओले गिरते हैं, एक बार छोटा सा ही उछलो लेकिन उछलता है ना, तो उसी तरीके से ये भी, ये जो रॉक्स हैं ये उछले जैसे। और ट्रैफिक ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्रेल, जिस तरीके से एक थ्रेशर जो होता है मतलब अनाज अलग करने वाला, तो भाई वो भी ट्रैफिक ग्रेन यानी भूसा और अनाज, भूसा और अनाज मिक्स होता है, तो फिर वो जब अलग करते हैं, उसको उछालते हैं, तो भूसा इधर हो जाता है, अनाज इधर हो जाता है, समझ गए। तो इसी तरीके से तो ये ऐसे लहरा रहे थे, फ्रेल यानी लहरा रहे थे, ये जो रॉक्स उछले ना, तो इसी तरीके से जैसे अनाज उछलता है ना, और भूसा इधर हो जाता है, अनाज इधर हो जाता है, तो इसी तरीके से ये जो रॉक्स है ना, इसी तरीके से उछले, रिबाउंड हुए, जैसे रिबाउंडिंग यानी फिर एक बार गिर के फिर उछले, जैसे हेल जो ओले होते हैं वो गिरते हैं। अब देखो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, amid these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river। अब सुनो, जैसे ही ये जो ऐसे रॉक्स इस तरीके से लग रहे थे, डांसिंग, इनको कहा डांसिंग रॉक्स, इस तरीके से डांस करते हुए पत्थर, एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सैक्रेड रिवर। और ऐसे ये इस तरीके से लग रहे थे कि ये जो रॉक्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये फ्लंग इस पे तैर रहे हैं सैक्रेड रिवर। क्या नाम थी अपनी सैक्रेड रिवर का, एल्फ, एल्फ जो सैक्रेड रिवर है उस पे तैर रहे हैं। अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, अब एल्फ नदी के बारे में वापस बात आ गई। 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale the sacred river ran। अब सुनो, 5 miles meandering, meandering यानी होता है देखो खूब सारे टर्न्स एंड कर्व्स, मतलब आप सीधा से हिंदी में मीनिंग समझ लो, सर्पीले आकार का प्रवाह है। सांप की आकृति किसी ऐसे सड़क समझते हो ना, उस तरीके से भाई ये जो नदी है ना, ये 5 मील तक सर्पीली आकार के रूप में प्रवाह हो रही थी, प्रवाह यानी बह रही थी, इजीली समझो भाई। ये जो एल्फ नदी थी ना, ये जो एल्फ नदी थी वो 5 माइल्स 5 मील तक भाई सर्पीली मतलब जैसे सांप ऐसे इस तरीके से होता है ना, तो उसी तरीके से सर्पीली प्रवाह, मतलब इस तरीके से होती है ना रोड, तो एक इस तरीके से बह रही है विद ए मेजी मोशन। और मेजी यानी होता है जिगजैग, जिगजैग भी वही वाली चीज होती है ना ऐसे इस तरीके की, और मोशन यानी होता है गति, तो इसकी जो गति है वो जिगजैग वाली गति है, मतलब इस तरीके से बह रही है 5 माइल्स तक। और वो कहां से होके गुजर रही है, थ्रू वुड, वुड यानी जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। और वो ऐसे 5 मील तक ना सर्पीले आकार के रूप में प्रवाह बह रही है, ओके। मेजी मोशन उसकी गति है, वो जिगजैग वाली गति है, ओके। और वो कहां से होके गुजर रही है, थ्रू वुड, फॉरेस्ट से, एंड डेल, वैली, घाटी, ओके, वैली तो ओके, तो वो जंगल से होके, डेल घाटी से होके, जो सैक्रेड रिवर है एल्फ आपकी, वो रेन, वो बह रही है, ओके।
देन रीच द कॉन्वर्स मिजरलेस टू मैन, और फिर वो बाद में जाके कौन से ऐसी गहरी जगह पे जाके, गहरी घाटी में जाके कहा चले जाती है, पहुंच जाती है, जो मिजरलेस टू मैन, जो कि मैन के द्वारा, जो मानव के द्वारा मिजर ही नहीं हो सकती, मापी ही नहीं जा सकती। एंड सैंक इन ट्यूमल्ट टू ए लाइफलेस ओशन, और भाई और ये कहा एक शोरगुल में खो जाती है। अब सुनो, और ये कहां जाके गिर जाती है भाई, एक लाइफलेस ओशन। अब लाइफलेस ओशन क्यों? ओशन यानी समुद्र में। देखो, जंगल और घाटी से गुजरती हुई जो सेक्रेट रिवर है अपनी एल्फ, वो बहती है, ओके, और फिर ऐसी गुफा में, ऐसी गहराई में जाके, ओके, गहराइयों से जाके गुजरती है, जो मिजरलेस टू मैन, जो मनुष्य द्वारा मिजर ही नहीं की जा सकती है, और फिर बाद में जाके एक लाइफलेस ओशन में जाके गिर जाती है। अब ओशन यानी होता है समुद्र, ओके, महासागर। तो अब वो एक लाइफलेस क्यों कहा उसको? देखो, जो लाइफलेस मतलब है कि जो समुद्र है ना, वो स्टिल एकदम क्वाइट है और स्टिल है, एकदम स्थिर है, शांत महासागर है। अब उसमें ये सैंक इन ट्यूमल्ट, मतलब शोरगुल में खो गई। इसका मीनिंग लिखो, शोरगुल में खो गई। शोरगुल में खो गई मतलब ये शोरगुल करते हुए आ रही थी, और फिर आते आते एक लाइफलेस ओशन, एक शांत समुद्र था, एक शांत महासागर था, उसमें आके गिर गई। ठीक है, ओके भाई। कॉलेज, अब आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, प्लीज कनेक्टिविटी रखिएगा हमारे। पहले क्या बात होएगी, फिर क्या बात होएगी, फिर वापस उस बात को ले आएंगे, फिर इस बात को ले आएंगे। तो लिटरेचर में अभी तो आप 12th में, आगे जाके तो अलग ही लेवल का खेलते हैं, ये समझ रहे हो? तो प्लीज आप घबराओ मत, कितना अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो अब देखो, एंड मिड दिस टुमल्ट कुबला खान हियर्ड फ्रॉम। अब सुनो, ऐसे सेक्रेट रिवर, ये जो ऐसे जाके एक लाइफलेस ओशन में जाके गिर गई, और बहुत ज्यादा शोरगुल हो ही रहा था ना शोरगुल। तो एंड अमिड दिस ट्यूमल्ट, और इसी शोरगुल के, ट्यूमल्ट यानी बताया था ना मैंने आपको, शोरगुल, ठीक है, लिख लो। और इसी शोरगुल के मध्य जो कुबला खान था ना, उसने दूर से कोई आवाज सुनी, एंसेस्ट्रल वॉइसेस, उसके एंसेस्ट्रल यानी होता है पूर्वज। उसने आवाज सुनी, एंसेस्ट्रल वॉइसेस। अब इसी शोरगुल के बीच में कुबला खान खड़ा हुआ है, और उसने अपने पूर्वजों की आवाज सुनी, और वो क्या कह रहे हैं? प्रोफेसिंग वर्ड, भाई भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्रोफेसिंग यानी होता है भविष्यवाणी करना। भाई अब ऐसे शोरगुल में कुबला खान खड़ा हुआ है, और बीच में इसको अपने पूर्वजों की आवाज सुनाई देती है, और वो इसको संकेत कर रहे हैं कि भाई, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भाई वॉर होने वाला है, वॉर होने वाला है, सावधान हो जा कुबला खान। समझ रहे हो? एक तरीके से इसके पूर्वज इसको ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अब वापस, अब दूसरे, अब डोम की बात आ गई। डोम मतलब महल, वही वाला, अब उसकी बात आ जाएगी। अब सुनो, तो बीच में एंसेस्ट्रल वॉइसेस आई पूर्वजों की। ऐसे शोरगुल में कुबला खान खड़ा हुआ है, उसके पूर्वजों की आवाज आई, उसको कह रहे हैं, प्रोफेसिंग, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भाई कुबला खान, वॉर हो सकता है, वॉर हो सकता है। अब दूसरी बात करते हैं कॉलेज, क्या? द शैडो ऑफ डोम ऑफ प्लेजर floated midway on the waves, where was heard the mingled measure from the fountain and the caves. अब सुनो, जो शैडो ऑफ डूम, उस महल की जो शैडो थी ना, वो वही प्लेजर, जो मैं आराम, मतलब प्लेजर यानी बताया था ना, एक स्टेटली प्लेजर डूम के लिए कुबला खान ने ऑर्डर करा कि भाई मेरे लिए एक स्टेटली रॉयल डूम महल बनाओ, ओके, तो प्लेजर जिसमें मैं आराम फरमा सकूं। अब सुनना, द शैडो ऑफ डूम ऑफ प्लेजर, मेरे उस आरामदायक महल की छाया, फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, वहां, और वो तैर रही थी, मेरे उस आलीशान महल की छाया तैर रही थी। फ्लोटेड यानी होता है तैरना, मिडवे यानी बीचे बीच, ऑन द वेव्स। अब वहां की जो एल्फ नदी की जो वेव्स थी ना जी, लहरें, उस पर जो डूम बनवा रहा है ना उधर साइड में, कौन? कुबला खान, वो उसके डूम, उसके महल की जो छाया है, वो तैर रही थी एल्फ नदी की लहरों पर।
बीचों बीच, मिडवे यानी बीचों बीच, तैर रही थी बीचों बीच ऑन द वेव्स, एल्फ नदी की वेव्स पर, लहरों पर, ये कह रहे हैं। वेयर वाज हर्ड द मिंगल्ड मीजर। अब वहां से कुबला खान को दो आवाजें आ रही हैं, मिंगल्ड यानी लिखो मिक्स्ड, दो मिक्स आवाजें आ रही हैं। किसको? कुबला खान को। एक तो आ रही है फाउंटेन की, झरने की, और दूसरी आ रही है केव्स की, जो गुफाएं हैं ना, वहां पे खड़े खड़े कुबला खान को दो आवाजें आ रही हैं। मिंगल्ड मीजर मतलब एक सीधी सी बात समझो, उसको मिक्स्ड वॉइसेस आ रही हैं, मिक्स्ड आवाज आ रही है। एक आवाज था फाउंटेन की, झरने की, और दूसरी आवाज है केव्स की, गुफाओं की। अब सुना आगे क्या करे। इट वॉज ए मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, ए सनी प्लेजर डूम विद केव्स ऑफ आइस। ये तो भाई मिरेकल है, जादू है, चमत्कार है, ऑफ रेयर डिवाइस, जो कि एक प्रकार से हो ही नहीं सकता। इसकी बात हो रही है ना कि डूम इस तरीके से बनाया है, रिवर इस तरीके से बह रही है, समझ रहे हो, और इस तरीके का सीन सिनेरियो बना रखा है इसने। ओके, इट वाज ए मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस प्रकार का चमत्कार होना, कि भाई सनी प्लेजर डूम विद केव्स ऑफ आइज, कि मेरा जो डूम है, वो जो मेरा आरामदायक महल है, वो सनी भी है, जहां पे सूरज की रोशनी भी अच्छी खासी आती है, और वो विद केव्स ऑफ आइस, और उसकी जो केव्स है ना, उसकी जो गुफाएं हैं, वो बर्फ से भरी हुई हैं। कॉलरिज, ओके, कॉलरिज साहब अपने, तो वो ये लिख रहे हैं। भाई क्या लिख रहे हैं कि भाई इतना सारा वर्णन कर दिया ना, इतने अलग लेवल का इमेजिनेशन, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जोड़ दिए, इतने सारे क्या 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 बना दिया, किस तरीके से क्या ला दिए। फिर कह रहे हैं इट वॉज ए मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस। कह रहे हैं कि भाई ये जो चीजें हैं ना यार, ये तो बिल्कुल इजी रेयर है, ये तो दुर्लभ है, ये तो हो ही नहीं सकती। सोचो, है ना, मतलब एक तरीके से कहें कि ये तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ये तो रेयर चीज है, हो ही नहीं सकती। और सोचो क्या है कि जो मेरा प्लेजर डूम है ना, जो मेरा महल है ना, वो सनी भी है, मतलब वहां पे सूरज का प्रकाश भी शानदार तरीके से आएगा, एंड विद केव्स ऑफ आइस, और वहां की जो गुफाएं हैं वो भी आइस से भरी हुई हैं, बर्फ से भरी हुई हैं। एक तरफ तो सनी और दूसरी तरफ आइस, ये है, ये बता रहे हैं आपके कॉलेज। ठीक है जी, चलो अब दूसरी चीज, अब दूसरी बात आ जाएगी, कॉन्टेक्स्ट अलग। अब सुनो, ए डिस्मेल विद ए डल सिमर इन ए विजन वंस आई सॉ, इट वाज एन एब्सियन मेड। अब सुनो, डिस्मेल यानी होता है ए यंग अनमैरिड गर्ल, एक कुंवारी लड़की, विद ए डल सिमर, डल सिमर होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक कुछ बजाने का, कुछ जैसे गिटार वगैरह और पियानो वगैरह बजाने की चीजें होती है ना, तो इसी तरीके से ये भी कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मैंने एक विजन देखा, एक और सपना देखा, उसी में इन ए विजन वंस आई सॉ, मैंने एक बार एक सपना देखा जिसमें एक यंग अनमैरिड गर्ल, डिस्मेल, एक यंग अनमैरिड गर्ल डल सिमर बजा रही है, कोई होगा ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो बजा रही है। इट वॉज ए एब्सियन मेड। अब एब्सियन मेड, एब्सियन यानी जो यूटोपिया में रहती है, ओके, सीधी सी यूटोपिया में रहने वाले को एबिशियन कहा जाता है। तो वो एक एबिशियन लड़की थी, ओके, एबिशियन लड़की थी, एंड ऑन हर डलसिमर शी प्लेड, और वो बहुत शानदार तरीके से डलसिमर, जो मैंने बताया ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो बजा रही थी भाई। सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, अब ये भी माउंट अबोरा भी एक यूटोपिया में, मतलब एक तरीके से इमेजिनेशन प्लेस, इमेजरी प्लेसेस भी कॉलरेज हैं, उन्होंने मेंशन किए हैं। तो भाई वो डलसिमर बजे, मैंने एक बार सपना देखा कि एक यंग अनमैरिड गर्ल डलसिमर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। वो एक अबेशियन मेड थी, एक अबेशियन लड़की थी जो यूटोपिया में रहती थी। ऑन हर डलसिमर शी प्लेड, जो बहुत अच्छे से डलसिमर जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो बजा रही थी। और वो क्या गाना गा रही थी? माउंट अबेरा के ऊपर गाना गा रही थी। ये कोई पहाड़ होगा माउंट अबेरा, उसके ऊपर गाना गा रही थी। कुड आई रिवाइव विद इन मी, क्या मैं उस संगीत को मेरे अंदर वापस रिवाइव कर सकता हूँ, ला सकता हूँ? हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, उसके उस हार्ड गाने को, उसका जो खतरनाक वो मेलोडियस गाना था ना, उसके सॉन्ग, उसके गाने को और उसके सॉन्ग को क्या मैं वापस मेरे अंदर रिवाइव कर सकता हूं क्या? टू सच ए डीप डिलाइट,
जो मुझे बहुत ज्यादा गहरी डिलाइट है, नहीं होता हैप्पीनेस, जो मुझे बहुत ज्यादा खुश कर सकता है, ठीक है, जो मुझे बहुत ज्यादा खुश कर सकता है, इट वुड विन मी, और वो मुझे जीत भी सकता है, वो मुझे जीत भी लेगा, समझ रहे हो। तो वो जो कह रहे हैं कि भाई वो जो लड़की गाना गा रही थी ना, कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, उसकी मेलोडियस आवाज को, उसकी उस जटिल गाने को, हार्ड सॉन्ग को, और उसको मैं अपने अंदर रिवाइव कर सकता हूं। अगर ऐसा कर सकता तो सच ए डीप डिलाइट, ये मुझे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देता, एंड इट वुड विन मी, और ये मुझे जीत भी लेता। दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, और वो जो म्यूजिक था ना वो बहुत ज्यादा शानदार लाउड था, जो मेरे दिल में एकदम समा सा गया, और लॉन्ग, बहुत लॉन्ग समय तक, लॉन्ग टर्म तक मेरे अंदर रहा। बहुत अच्छा, सीधे से कहना चाह रहे हैं कि बहुत शानदार गाना था, सीधी सी बात है, बीच में ये बात। अब सुनो, अब दूसरी बात करेंगे। अब देखो, इतनी देर से तो कौन बना रहा था, एक महल कौन बनाने का आदेश किसने दिया था, कुबला खान ने दिया था। अब इसका गाना सुनने के बाद कॉलरिज कह रहे हैं, अब आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर। भाई कुबला खान तो वैसे इस तरीके से वो बना रहा था, हमने पढ़ ही लिया इतना। मैं होता ना, मैं क्या करता, आई वुड बिल्ड दैट डोम, मैं उस महल को किस में बनाता, एयर, मैं हवा में उस महल को बनाता। अपने कॉलरी साहब हवा में ही करते हैं सब चीजें, इस तरीके से इतना सब कर दिया हवा में। मतलब सोच के देखो, इस लेवल का व्यक्ति कोई लिख सकता है, अफीम का सेवन करके सोए थे, मैं डेली बेसिस पे रहता ही था इनका, सीधी सी बात है। अब कई बच्चे कई बार पढ़ाते हैं तो इस तरीके से कहते हैं कि सही रहा, किसी ने आके टोक दिया, नहीं तो बहुत लंबी पोयम हो जाती है, समझ लो ये सब। और कई लोग कहते हैं कि कई बार समझ नहीं आती ना ये पोयम, तो कई बच्चे कहते हैं कि ये अफीम का असर था, जो वो गाना, जो अफीम लेके सोए थे ना, ये सब उसका कमाल है। वो तो सही रहा, किसी ने आके टोक दिया, और क्या हम तो उस टोकने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा वो देते हैं, भाई सही किया तूने, तेरे बाल बच्चे खुश रहे। इस तरीके से भी मतलब बच्चे एक्सप्रेस करते हैं कि यार कितनी तो इजी से हमने बता दिया आपको, कितने बस थोड़ा सा समझो चीजों को। अब देखो क्या, ये मजाक की बातें हैं, ओके। तो कॉलरिज बहुत फेमस रोमांटिक पोइट है, आप आगे जाके पढ़ोगे। बाकी ये तो फिर छोटी पोएम है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पढ़ोगे ना, वो पूरी इतनी मोटी है, वो उसमें 5 या 6 तो वो हैं पार्ट, ठीक है, ओके। चलो कोई बात नहीं। आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर। अब कह रहे हैं कि भाई मैं है ना, अगर महल बनाता तो मैं हवा में महल बनाता। दैट सनी डोम, वही सनी डोम, दोज केव्स ऑफ आइज, जो वो जहाँ पे सूरज की रोशनी भी अच्छी खासी होती, और उसकी जो गुफाएं होती, हवा में ही गुफाएं, वो भी आइस से होती, वो गुफाएं भी बर्फ से ढकी भी होती, सनी भी होता, बर्फ भी होती। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर, और जो कुछ भी सुनता ना इस बारे में, शुड सी देम, और वही इस डूम को देख सकता था। शुड सी देम देयर, वही इस डूम को देख सकता था। एंड ऑल शुड क्राई, और सब लोग चिल्लाते रोते, बीवेयर बीवेयर, अरे सावधान रहो सावधान रहो। हिज फ्लैशिंग आईज, हिज फ्लोटिंग हेयर, उसकी गुस्से से भरी हुई फ्लैशिंग, चमकती हुई आंखों से, हिज फ्लोटिंग हेयर, उसके लहराते हुए गुस्से में है वो व्यक्ति। और कौन, जो ये डूम जिसने एयर में बनाया है, ओके। तो जो भी लोग उसको देखते, वो उस डूम को देखते, तो वो सबको ऐसा प्रतीत होता कि भाई ये तो कोई अलग ही चमत्कारी व्यक्ति है जो हवा में महल बना सकता है। और भाई उसकी आंखें इस तरह की हैं, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई है, चमक रही है, ओके। और उसके जो बाल हैं वो फ्लोटिंग लहरा रहे हैं। वी सर्कल राउंड हिम थ्राइस, और भाई उसके जो महल है ना, जो महल बनाया होगा, तो उसके बाद 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, ओके। भाई कि ये जो कोई भी महल होगा, मानो 1 सेकंड में फिर से बनाता हूं महल, तो क्या बनाऊंगा आपको बता रहा हूं मैं कि इस लाइन का मीनिंग कि देखो, जो भी महल बनाया हो उसने, ठीक है, ये कुछ भी, तो इसके देखो, वी वे सर्किल राउंड हिम थ्राइस, और वो जो महल उसने बनाया है ना, जिसकी बहुत चमकीली गुस्से वाली आंखें हैं, जिसके बाल लहरा रहे हैं, उसके महल के पास क्या, वी वे सर्किल राउंड हिम थ्राइस, 1 बार सर्किल बनाओ, दूसरी बार सर्किल बनाओ, तीसरी बार सर्किल बनाओ,
राउंड हिम थ्राइस, एक सर्किल बनाओ 3 बार, जिससे उनको ध्यान रहे कि इस एरिया में इसका इसका महल है भाई। ओके, ये वाली चीज है, समझ गए। चलो आगे सुनो। एंड दोज योर आईज विद होली ड्रेड, और सब भाई इस चीज से डर जाते, उनकी आंखें है ना वो इस होली पवित्र चीज से डर जाती। ड्रेड यानी होता है वेरी अफ्रेड, डर जाते भाई। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड, अब हैथ का मीनिंग होता है जी हैव, पहले अपने अब हैव लिखते हैं ना, तो पहले ओल्ड इंग्लिश में हैथ लिखते थे। हनी ड्यू देखो क्या होता है, ए स्वीट स्टिकी सब्सटेंस, देखो एक तरीके का, देखो पत्ती पे ओस की बूंदे होती हैं, तो उस ओस की बूंदों पे कुछ एक तरीके से हनी ड्यू होता है, भगवान का कोई खाना, एक चीज समझ लो, भगवान का खाना होता है, मतलब पत्ती के ऊपर कुछ शहद टाइप सा, कुछ चिपचिपा सा और स्वीट मीठा सा, कुछ भी सब्सटेंस पदार्थ हो सकता है, ठीक है। हनी ड्यू है भगवान का खाना, ठीक है, सीधी सी बात समझ लो। और वो कैसा होता है, पत्ती पर कुछ इस तरीके से सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो स्वीट भी और चिपचिपा भी, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने क्या कर लिया, हनी ड्यू खा लिया, जो भगवान का जो खाना होता है ना वो खा लिया, हैड फेड खा चुका है, हैव फेड, हनी ड्यू खा चुका है व्यक्ति। एंड ड्रैंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और इस व्यक्ति ने तो जो हेवन, पैराडाइज यानी होता है हेवन, ओके, हेवन का मिल्क पी चुका है, मतलब अमृत पी चुका है। यहाँ पे देखो दूसरी चीजें आई, यहाँ पे मीनिंग ये है कि भाई एक बार फिर से सुन लो कि जिस, देखो कह रहे, कभी कह रहे मैं तो एक डूम बना, मैं तो महल बना देता हवा में, जो सूरज से भी, सूरज की रोशनी भी आती और गुफाएं भी आइस की होती, एंड वो हेड शुड सी देम दे, और जो कुछ भी इसको देखता और सुनता ना, वो मतलब देखो, एंड वो हर्ड, और जो इसको सुन सकता था ना वो इसको देख भी सकता था, सी देम देयर, एंड ऑल शुड क्राई, और सब लोग डर जाए। यार एक चीज बताओ, ऐसे कोई हवा में महल देख लेंगे और इस तरीके से लेंगे तो कोई सामान्य व्यक्ति तो कर नहीं सकता ये, तो सब करेंगे बिवेयर बिवेयर, भाई सावधान रहो, रोएंगे चिल्लाएंगे। हिज फ्लोटिंग आईज एंड हिज फ्लोटिंग हेयर, उसके गुस्से से भरी हुई आंखों से और उसके लहराते हुए बाल से, वे सर्किल राउंड हिम थ्राइस, उसके महल के पास 3 बार सर्किल बना दो भाई, कि भाई यहाँ पे नहीं देखना है अपने को, क्योंकि ये भगवान का कोई व्यक्ति है, जिसने, एंड क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद कर लो, विद होली ड्रेड, भाई इस हम क्योंकि इस होली ड्रेड को देख के डर गए हैं हम, अब ऐसी चीज को देख के डर ही जाएंगे, ओके। और फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैज फेड, हनी ड्यू एक पदार्थ, एक तरीके का पदार्थ होता है खाने का, जो भगवान का खाना होता है। उस व्यक्ति ने, जिसने ये डूम बनाया है, उसने हनी ड्यू खा लिया है, हैज फेड, उसने हनी ड्यू खा लिया है, और भाई उसने मिल्क ऑफ पैराडाइज, हेवन का जो दूध है वो पी लिया है, मतलब उसने अमृत पी लिया है। सीधी सी बात है, वो कोई नेचुरल एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है जो ये सब कर रहा है, ये तो कोई भगवान का कोई वही है, वही कर सकता है ये सब काम, समझ में आ गया आपको। तो ये वाली चीज है लास्ट में कि भाई ये नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं कर सकता, इसलिए हम तो इस चीज को देख के डरते हैं सब, और हम देख भी नहीं सकते क्योंकि ये तो कोई भगवान का कोई वो लगता है, इसने हनी ड्यू भी खा लिया है जो भगवान का खाना होता है, और मिल्क ऑफ पैराडाइज, और उसने हेवन का जो दूध है, मतलब एलिक्सियर अमृत, वो भी पी चुका है वो व्यक्ति, समझ रहे हो। तो ये थी आपकी पोएम। अब यहाँ तक ये पोएम, यहाँ तक कॉलरिज अपने लिख पाए, फिर इतने में किसी ने आके उनको टोक दिया, और फिर बाद में उनको आगे का सीन याद ही नहीं आया भाई आगे क्या था। अरे सोचो, ये इतनी चीज, ऐसी चीज थी, आगे तो क्या करते। इसलिए बच्चे कई बार कहते हैं कि अच्छा रहा उस भले व्यक्ति का, उस भले मानस का जिसने कॉलरिज को रोक दिया, नहीं तो और सिलेबस बढ़ जाता, नहीं तो और चीजें बढ़ जाती, नहीं तो ना जाने कॉलरिज और कौन सी सुपर नेचुरल पावर्स ले आते, एयर में डूम बना दिया, महल बना दिया, समुद्र में भी बना देते, और भी कहीं कहीं जगह बना देते। सीधे ये तो देखो सब हंसी मजाक की बातें हैं देखो, वरना हम सब जानते हैं कॉलरिज जी को कितने महान, कितने फेमस, कितने टैलेंटेड पोइट रहे हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो ये सब उनके रोमांटिक, ये जो पोएम है ये कॉलरिज का रोमांटिसिज्म है भाई, ये कॉलरिज का रोमांटिसिज्म है, कॉलरिज की पोइट्री है जी। पहली बार आपने फेस करी 12th क्लास में, आगे जब पढ़ोगे मजा आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इसी लेवल में लेना, इसी तरीके से समझना भाई, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना, ज्यादा चीजों को इस तरीके से घुमाना फिराना मत कि यार ये अभी तो ये बात कर रहा था, अभी ये करने लग गया, तो भाई ये ऐसे ही बात करेंगे ये लोग, ठीक है। पोइट है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, और कॉलरिज तो बिल्कुल सामान्य नहीं है, चीज ध्यान से सुन लो आप,
ठीक है। और को तो फिर चलो कुछ किसी को चल कोई डीप लिखता है, कोई हार्ड लिखता है, ये चीज, ये सुपर नेचुरल चीज एलिमेंट्स अपने पोइट्री में डालते हैं कि भाई ये तो हो, जो चीजें सुपर नेचुरल पावर्स होती है ना, सुपर नेचुरल पावर्स होती है। तो इसी तरीके से ये इनको सुपर नेचुरल पोइट कहा जाता है। इमेजिनेटिव, भाई इतने ज्यादा इमेजिनेटिव थे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो आप। इतने ज्यादा इमेजिनेशंस में कहाँ से क्या लेकर आके अपनी पोइट्री में डाल देते थे, सीधी सी बात। तो कैसी लगी आपको पोइट्री, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ सर, आज जो हमको ये जो कुबला खानी जो पोइट्री है, हमको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से समझ। देखो भाई, हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करते तो हम 15-20 लास्ट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 20 मिनट 25 मिनट लास्ट, अगर डिटेल में मतलब नॉर्मल वे में हिंदी करते तो भी 15 मिनट लगते। लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल, मैंने पहले आपको बैकग्राउंड बताया, मैंने कॉलरिज साहब के बारे में बताया, मैंने और चीजें बहुत चीजें आपको बताई हैं, और आपकी जो पोइट्री को मैंने एक लाइन को न जाने कितने कितने तरीके से एक्सप्लेन करा है। इसलिए हमारा वीडियो लॉन्ग हो चुका है, मुझे पता है हमारा वीडियो लॉन्ग हो चुका है, इतना मुझे ध्यान है, ओके। बट मुझे ये था कि कुबला खान पे वीडियो बना है, कुबला खान एसटी कॉलेज के ऊपर बना रहे हैं, तो भाई उसी लेवल पे पढ़ाना चाहिए आपको, जिससे आप, क्योंकि देखो लिटरेचर के स्टूडेंट इसी चीज को फेस करेंगे ना अगर हमेशा, तो आगे जाके वो कॉलेज को इतना उसमें नहीं लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बहुत अमेजिंग फैक्ट्स बताए हैं आज, कॉलेज साहब के बारे में बताया आपको, तो इस तरीके से और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई हैं, और बार बार मैंने चीज़ें रिपीट भी करी हैं, इसीलिए क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया। नहीं समझ आइए फिर एक बार वापस वीडियो को देखिए, पीछे करिए, फिर आगे करिए, इस तरीके से देखोगे। और मैं होप करता हूँ मैंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर बहुत अच्छा, आप रिस्पॉन्स दीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर, ठीक है जी। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी आप डिस्कशन के सेक्शन में जाके आप बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ये सब चीजें हैं जी। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और अच्छे से इस पोइट्री को तैयार कर लीजिए बहुत। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे भी बात कर लेंगे। ओके जी, तो होप करता हूँ आपको ये पोइट्री आज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट अपनी पोइट्री में। बने रहिए मेरे साथ, सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, अटेंटिवली अपने पढ़ाई जारी रखिए, और प्लेलिस्ट बनी हुई है उनको अटेंटिवली रोज अच्छे से दिल से पढ़ो। विद माय गाइडेंस आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है जी। मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।